वेलकम टू आईटीएस क्लासेस। और आईटीएस क्लासेस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले देख रहे थे कि आप जो है आईटीएस क्लासेस को क्यों प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले एक हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट है। इसमें क्लास 11th की केमिस्ट्री चली हुई है। देखते हैं इनको खोल के। क्लास 11th की केमिस्ट्री है, आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री कराई जाएगी। ये चैप्टर फर्स्ट चला हुआ है अभी जो। और इसमें एक एक वीडियो के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। फिर देखते हैं हमारी वीडियो के बारे में आते हैं। अगर आप हरियाणा जी के पढ़ना चाहते तो भी पढ़ सकते हो। और केमिस्ट्री जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है वो भी कंप्लीट कराई जाएगी महेश कुमार वर्णमाल की किताब से। आज का हमारा टॉपिक आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में महेश कुमार बर्णवाल की किताब कर रहे हैं। ज़्यादा हम इसमें पहुंचे नहीं है, अभी तक हमारा थर्ड चैप्टर चला हुआ है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर थर्ड है, ताम्र पाषाण कृषक संस्कृति। इस सबसे पहले तो इसी नाम का अर्थ देखो कि इसको ताम्र पाषाण क्यों कहा गया। क्यों कहा गया इसको ताम्र पाषाण? क्योंकि इस काल में अब फिलहाल में जो है वो तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मतलब तांबे और पत्थर का दोनों का प्रयोग होने लगा, साथ ही साथ कृषि भी होने लगी। और इसी काल के द्वारा इसे कह दिया गया ताम्रपाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से पहला, ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ, ठीक है। पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इसी काल को मैंने बताया कि ताम्रपाषाण काल कह दिया गया। इस युग के लोग अधिकांश पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। बिल्कुल जो है इस काल के लोग जो है वो तांबे और हमारे एक मिनट पत्थर से बनी वस्तुओं का उपयोग करते थे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत में ताम्र पाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्व, इनको पढ़ लो एक बार, वो मैं आपको मैप के थ्रू कैसे बताऊंगा। मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्व भारत में पाई गई। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थल मिले हैं, पहला है आहार और दूसरा है गिलुंद। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आहार जो है वो प्राचीन नाम ताम्बर ताम्रवती है, मतलब तांबे वाली जगह के नाम से प्रसिद्ध है। आहार जो है उसको क्या कहा गया कि इस काल को 2100 से लेकर 1500 काल इसी तक चलाया गया। आहार हमारा मध्य प्रदेश में है। और आहार के लोग लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद आहार संस्कृति का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। गिलुंद से क्या मिला है? पक्की ईंटें, बाल बालथाल मिले हैं और टेराकोटा का साक्ष्य मिले हैं। एक टेराकोटा हमने पहले ही पढ़ा था कि मुद्रा बनाने की एक धातु थी। इस टाइम में ये टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। पश्चिम और मध्य प्रदेश के मालवा, कायथा, एरणक का उत्खनन भी हुआ। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ, जिसके प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में बात मिलती है। बात करते हैं कि ताम्रपाषाण काल के मैप को देख लेते हैं। इस मैप पे आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती जो वस्तु जो संस्कृति से मिले हैं उसे दायमाबाद कहा गया। मद्रास तांबे के मद्रास जो है देखो ये रहा, मद्रास में लिख लो कि एक कुल्हाड़ी संस्कृति, हैंड
एक्स संस्कृति मद्रास से प्राप्त हुई है। बात करते हैं, आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि पुरास्थल अहमदाबाद जिले में जारवी, नेवाज एवं दायमाबाद, पुणे जिले में चंदेली, सोहनग्राम, इनामाबाद, प्रकाश एवं नासिक में स्थित है, जबकि नासिक गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक प्रवार में बाएं तट पर स्थित एक पुरास्थल है। ये सभी पुरास्थल जारवे संस्कृति से संबंधित थे। जारवी संस्कृति से संबंधित थे। फिर क्या पढ़ा हमने कि अनेक ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए। पूर्वी भारत में गंगा तटस्थी तथा चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान वर्धमान जिले के पांडु राज्य देवी और पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में महीपषण ताम्रकालीन स्थल है। देखो महिल, ये रे महिष दल ताम्रकालीन स्थल है। फिर हम देखते हैं आगे, बिहार में सैनुवार और सोनपुर और तारा ताराडीह में, पूर्व उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन भी प्रमुख ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थल पाए गए हैं। अब बात करेंगे कि ताम्रपाषाण युग के स्थल कौन कौन से हैं। ताम्रपाषाण युग के जो स्थल पाए गए हैं वो बलूचिस्तान में पाए गए हैं, सिंधु में भी पाए गए हैं, कुछ स्थान राजस्थान में पाए गए हैं और कुछ जो महाराष्ट्र में पाए गए हैं, कुछ मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। बलूचिस्तान 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 सभ्यता मिली है मेहरगढ़ नाली एवं कुल्हड़ी और कवेटा मिले हैं। बलूचिस्तान पूछा जाए पड़ता कहाँ है, पाकिस्तान में फिलहाल है। सिंधु भी पाकिस्तान में ही है और आमरी सभ्यता और कोटा विजयन सभ्यता मिली है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के हमारे सोपी सभ्यता कालीबंगा से मिली है, गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर से मिली है और बनास सभ्यता आहार एवं गिलोद से मिली है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो साबाल्दा सभ्यता चारवी, जोरवे सभ्यता जोरवे दैमवाद इनामाबाद गांव से मिली है और मालवर सभ्यता दायवाड़ा से मिली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा, ठीक है। अजंती खेड़ा जो है, लाल जो किला और सैयद मिले हैं हमारे इसे। बात करते हैं ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थलों के बारे में। पहला है इनामाबाद, दायमाबाद, नवाद टोली एवं नेवास और ताम्रवर्ती। इनामाबाद स्थान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। यहाँ से कच्ची मिट्टों के यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों में मकानों के साक्ष्य मिले हैं। कैसे गड्ढों में, गोलाकार गड्ढों में मकानों के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थल परवारा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली है। रथ चलाते हुए, पहला तो रथ चलाते हुए मनुष्य मिले हैं, हाथी मिले हैं, सांड मिली है, गेंडे की आकृति मिली है। कलश समाधान, यहाँ से प्राप्त कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं। कलश समाधान क्या है कि यहाँ पर समाधान में बाद में कलश में उनको मतलब जो है समाधान के बाद राख वगैरह जो भी होती है उनको कलश में भर दिया गया और यहाँ से दफनाने के संकेत भी मिले हैं। कलश घरों में फर्श के नीचे बनने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़े ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। फिर कहते हैं नवाद टोली। नवाद टोली है हमारा मध्य प्रदेश में। नवाद टोली पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन H.G. साकलिया द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। इस स्थल को चित्रित काले मृत भांड भी मिले हैं। नेवास महाराष्ट्र। पटसन का प्रथम
पटसन का प्रथम साक्षर मिला है। और लाल तल पर काली डिजाइन वाली चौकस निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम ताम्रवर्ती राजस्थान से मिले हैं। काले मृतभांड व सफेद रेख चित्र मिले हैं। चलते हैं हम अपने आगे हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी महाराष्ट्र अन्य में रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। ये जो है गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस की रखते थे तथा ये लोग हिरण का शिकार करते थे। ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। मसूर, उड़द, मूंग आदि के अतिरिक्त दलहनी फसलों को भी ये उगाते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय ताम्रपाषाण युग के प्राय लोग जो है वो बिल्कुल पक्की ईंटों से परिचित थे, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति पक्की ईंटों से बिल्कुल परिचित मानी गई है, परंतु इसका प्रयोग कभी कभी होता था। अब प्राय प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जारवे स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दायमाबाद दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तृत है। इसे 4000 लोग रहा करते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। दायमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धियों के लिए है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल में ताम्र पाषाण कालीन थे। इसमें इनामाबाद एक गांव हुआ जहां पर ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से अधिक घर और उनकी कब्रें भी पाई गई हैं। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है यह बस्ती किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई मिली है। महाराष्ट्र के लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श में उत्तर दक्षिण दिशा में दफना देते थे। मिट्टी की त्रिमूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से बिल्कुल परिचित थे। वस्त्र निर्माण विधि से भी ये लोग परिचित थे। मालवा और राजस्थान में रूढ़ी शैली से बनी मिट्टी की परिशुभ आकृति एवं सूचित करती है कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कायथा जो है कि एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। फिर गणेश्वर की बात करते हैं। गणेश्वर में हम चलते हैं गणेश्वर नामक स्थल से विशेष रूप से उल्लेखित है। यह स्थान कहाँ पर है? राजस्थान में है। खेतड़ी ताम्र पट्टी में सीकरी झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समृद्ध खदानें निकट से स्थित हैं। ये बात करते हैं, आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में खुदाई से निकली तांबे की वस्तुएं तीर के नोक, बर्छे के फलक एवं बस्तियां, सलेट, कंगन, छेदक आदि मिले हैं। गणेश्वर मुख्य हड़प्पा की तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर जो है वो तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग कृषि जीव और मुख्य शिकारी जीव थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पा संस्कृति खड़ी हुई है। यह यहाँ से गैरिक गैरिक रंगीन मृतभांड ओसीपी 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 के साक्ष्य मिले हैं। कायथ संस्कृति कायस्थ संस्कृति लगभग 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। कौन सी संस्कृति है? कायस्थ संस्कृति। इसमें मृतभांडों के कुछ प्राकृत हड़प्पाई लक्षण है। साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। फिर हमने बात करेंगे
नवाद टोली। नवाद टोली एरनक नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व है। हड़प्पा संस्कृति में पृथक मानी जाती है। अनेक प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि कृषक समुदायों के पास में प्रेरक सिद्ध हुई। हड़प्पा की नगर सभ्यता उदय के लिए अनुकूल अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। फिर हम पढ़ रहे हैं कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाद आने वाले के ओर बढ़े तथा कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल होने लगे। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृति 1200 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक आते आते लुप्त हो गई। केवल जारवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। एक ही संस्कृति जो है वो बाद तक जीवित रही, 700 ईस्वी तक जीवित रही। उस संस्कृति का नाम था जारवे संस्कृति। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां। प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति चंबल नदी के क्षेत्र में। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी के क्षेत्र में। आहार संस्कृति राजस्थान से उदयपुर। प्रभास संस्कृति प्रभास संस्कृति जो है गुजरात की तटीय क्षेत्र। सावदा संस्कृति महाराष्ट्र के धुलिया। रंगपुर संस्कृति गुजरात में। जारवे संस्कृति जो सबसे लास्ट में रही, लगभग 700 ईस्वी पूर्व तक रही, महाराष्ट्र के इनामाबाद गांव में। इनामाबाद गांव में क्या था कि यह संस्कृति लास्ट तक जीवित रही, जिस संस्कृति का नाम था जारवे संस्कृति। लगभग 700 ईस्वी तक लास्ट तक यही संस्कृति रही। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा ताम्रपाषाण अवस्था के क्या क्या महत्व थे। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों से पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इसमें अधिकांश लोग तांबे को पिघलाकर कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृतभांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृतभांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग थे, जो खाना पकाने व खाने पीने के सामान रखने के लिए मृतभांडों का प्रयोग करते थे। ये ताम्रपाषाण जो लोग हैं, ये खाना पकाने के लिए मृत भांडों का प्रयोग करते थे और वस्तु को रखने के लिए भी। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोग ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव इन्होंने ही बसाए थे। ये पश्चिमी भारत में जो गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे, इसके साथ साथ मांस मछली आदि वगैरह भी खाते थे। फिर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के कायथा, मध्य प्रदेश में मिली है कौन सी? कायथा। और कायथा संस्कृति एक पीछे पढ़ा था हमने टॉपिक, इसको भी देख लो। कायथा संस्कृति, ये रहा कायथा। कायथा ये रही कायथा संस्कृति चंबल नदी के क्षेत्र में थी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के नामाबाद बस्ती में किलांद है। शव की संस्कार विधि भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिणी भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण पश्चिमी भारत उत्तर दक्षिण पूर्व लगभग भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत ये इस इलाका में जो है लगभग समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था।
ताम्र संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। तो ताम्र संस्कृति वो हमारी ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध था। ये लोग तांबे से टिन को मिश्रित करके कांसे का प्रयोग करते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत होता था। ताम्रपाषाण संस्कृति वाले क्या करते थे, टिन को तांबे से मिलाकर कांसा बनाने की कला को जानते थे। ताम्रपाषाण जो युग है, ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। तभी इनमें कौन सी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृति कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। ताम्र निधिया और मृतभांड अवस्था, चालीस में भी अधिक ताम्र निधिया ताम्र उपकरण खरीद जखोरे प्राप्त हुई हैं, जिससे अंगूठी, सलेट और कुठारी एवं खड़ंग हपूला आदि जैसी मूर्तियां मिली हैं। ये ताम्र निधियां पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम गुजरात, हरियाणा तक, दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे औजार एवं हथियार, 102 चांदी के पत्थर, पतली शीटें मिली हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में लौह युग। दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। भारत का यह अनुमान हुल्लूर से प्राप्त हुआ। रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर यह पता लगाया कि उत्तरी दक्कन में अनेक ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हेल्लूर, पेयमपल्ली आदि ऐसे ही स्थित था। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिक्कली हल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवत ब्रह्मगिरी के शव दफनाने में गड़बड़ों के आधार पर निश्चित किया गया। इन समाधान में गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले एवं लाल मृत भांड एवं फीके रंग भूरे एवं लाल मृत भांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाण संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मध्यपाषाण संस्कृति भारत में एक साथ उत्तर भारत एवं विंध्य क्षेत्र में मिलती है, लेकिन जब इतिहास में महापाषाण काल संस्कृति का नाम आता है तो सामान्य उसका अर्थ दक्षिणी भारत महापाषाण संस्कृति से होता है। महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का ही हिंदी मेगालिथ शब्द को मेगा और लिथ के से मिलकर बना है। मेगा शब्द यूनानी भाषा में मेगास एवं लिथ शब्द यूनानी भाषा में लिथोस से निकलता है। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े खंभों और कब्रों का स्मारक से होता है। कर्नल मेडोज टेलर 1851 से लेकर 1862 में कर्नाटक राज्य के गुलबर्ग जिले में स्थित थोरापुर दोआब क्षेत्र की महाभाषा कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर हिल ने 1899 में 1905 ईस्वी के मध्य तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम जिले में ताम्रपाषाण नदी के तट पर स्थित आदिचल्लू का 1904 से लेकर 1908 ईस्वी के मध्य पेरुम्बम में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। 1947 में कर्नाटक, राजस्थान एवं में स्थित एवं ब्रह्मगिरी का उत्खनन करवाया। महापाषाण महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों की आबादी क्षेत्र में
दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में पाई गई है। नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति। बर्तन, कवरों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले व लाल मृतभांड है। विशिष्ट बर्तनों में छिछली, तस्तरी, प्याले, प्याले एवं गहरे प्याले एवं गोल आधार पर सोने के आकार मिले हैं। इन ऊपर दस्ता, एक थोड़ी एवं ढक्कन से बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार पर पानी के बड़े मटके थे। लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार महापाषाण युग के सभी सदल मध्य भारत के नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर आदि चलंगू तक लगभग 1500 किलोमीटर तक लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई हैं। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चपटी लोहे की कुल्हाड़ी, जिसे पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था, उभरे हुए चपटे किनारों की विभिन्न फावड़े, बेचने एवं खुरपी, कुदाल एवं हंसिए, परले, पान कप एवं मछुरे, यानी आधुनिक टिपाइयाँ, बर्तन के स्टैंड एवं तस्तनियाँ, लटकाने वाले लैंप, लटकाए तलवारें, जिसमें से कुछ के दस्ते में कांस्य के आभूषण जड़े हैं, तीर के फलक तथा बर्छे के फलक, जिनके पात्र खोखलक हैं, विशेष अवसरों के लिए सीप, जड़ी कुल्हाड़ी, लोहे के त्रिशूल आदि हैं। धातु की अन्य वस्तुओं से सबसे अधिक संख्या में ताम्र और कांस्य की घाटियां पाई गई हैं, जो घोड़े तथा गाय बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। सोने तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मानकों को भी इन स्थानों से प्राप्ति हुई है। शवदान विधियां। आंशिक शवदान, जब भी टुकड़ों में शवदान किया जाता है, आंशिक शवदान कहलाता है। महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों की आंशिक शवदान किया जाता था। दक्षिण भारत में मिली अधिक कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ गिनी चुनी हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। पूर्ण शवदान, जिसमें पूरे शरीर को दफनाया जाता था, नागार्जुनिकोड़ा मास्क एवं आदि चल्ली आदि में पूर्ण शवदान के उदाहरण मिले हैं। पूर्ण शवदान में मृतकों को पूर्व पश्चिम तक, उत्तर पूर्व की ओर व पैर पश्चिम की ओर कर दफनाया जाता था। मृतक बच्चे को प्राय पूर्व रूप से बड़े बड़े घड़े एवं कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश समाधान कहा गया। फिर है अंत्येष्टिक सामग्री और लोहे के उपकरण। अंत्येष्टिक सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं, और अंत्योदय सामग्री या कब्रों में शवों के साथ रखी गई या कब्रों के बाहर स्मारक के पास रखी गई हैं। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर 4।